हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है श्रेणी एलसीआर परिपथ, दूसरा रहेगा श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ। इसी में हम अनुनादी आवृत्ति के बारे में बात करेंगे। फिर हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की विशेषताएं क्या है। ये चीज को हम लोग समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर इससे पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें। उसमें मैंने एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट को अलग अलग से पढ़ाया है। उन्हीं तीनों सर्किटों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एलसीआर सर्किट बनाई जाती है। तो आज हम उसी का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है पहला वाला क्या था, श्रेणी एलसीआर परिपथ। पहला टॉपिक हमारा क्या था, श्रेणी श्रेणी एल सी आर परिपथ, एलसीआर। ये हमारा आज का एजेंडा है, यानी ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि सर ये बताइए कि श्रेणी एलसीआर परिपथ क्या है। ठीक है सर, सुनिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा परिपथ। कैसा परिपथ, ऐसा लिख दे रहे हैं, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें जिसमें प्रतिरोध प्रतिरोध संधारित्र संधारित्र तथा प्रेरक, प्रेरकत्व बोल सकते हैं, प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत प्रत्यावर्ती स्रोत उसे लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत स्रोत हमारा प्रत्यावर्ती जो स्रोत रहेगा वो होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा होता है, जुड़े होते हैं उसे हम श्रेणी एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब हम इस एक परिपथ बनाते हैं। अब आपको उसी के माध्यम से हम इसका सूत्र वगैरह निकाल के आपको दिखाएंगे कि श्रेणी एलसीआर परिपथ क्या है, इसकी प्रतिबाधा क्या है। हम लोग सब हेडिंग टू हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। देखिए, परिपथ चित्र कह सकते हैं इसको हम लोग। ये हमारा क्या है, परिपथ चित्र। देखिए, बहुत ही आसान चित्र है। सबसे पहले एलसीआर है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तार के द्वारा हमने क्या जोड़ दिया, एक एल। फिर एक हमने क्या जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में ही संधारित्र, और एक हमने क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस। फिर हमने इसको क्या किया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत एक प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। एक प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से। और ये हमारा जो प्रत्यावर्ती स्रोत है वो कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा प्रेरकत्व है L, और ये हमारा संधारित्र है C, ये हमारा प्रतिरोध है R। देखो, तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। अगर हम कहें प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर तो हम लोग बोलेंगे VL। L मतलब प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर, V मतलब विभवांतर होता है। तो संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC बोलेंगे, और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे, VR। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है, जिसमें हमने LCR परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम पीछे की 3 बात आपको बताना चाहेंगे। पीछे मैंने 3 बातें बताई हैं।
पहली चीज, पहले प्रेरकत्व है तो प्रेरकत्व के लिए लिख दिया जाए। प्रेरकत्व के लिए लिख रहे हैं तो इसमें क्या था, धारा, धारा आई, वोल्टेज, धारा आई, वोल्टेज इससे वीएल से, क्योंकि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्रेरकत्व के सिरों पर धारा कैसी थी, अग्रगामी थी कि पश्चगामी, ये तुम लोग पढ़ के आओ एक बार, ठीक है। तो धारा वोल्टेज से कला में, कला में 90 अंश या पाई/2 रेडियन, है ना, 90 अंश पश्चगामी, पश्चगामी होती है। ये चीज हमने बताया है, हमने तीनों सर्किट पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप उसको एक बार देखो जरूर। फिर दूसरी चीज क्या थी, धारा आई, वोल्टेज, अब संधारित्र की बात आ गई, वोल्टेज वीसी से कला में, कला में 90 अंश कैसा था संधारित्र में, अग्रगामी, 90 अंश अग्र, अग्रगामी होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 3 सर्किट आप पढ़ के आओ तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी चीज क्या थी, प्रतिरोध के सिरों पर, तो प्रतिरोध के सिरों पर धारा आई, वोल्टेज यानी विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं, वोल्टेज वी आर, वी आर के साथ, साथ समान कला में होती। समान कला का मतलब कलांतर 0 आता है। समान कला में, समान कला तो लिखा ही नहीं, समान कला में होती है, समान कला में होती। ये 3 बातें हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, पश्चगामी, अग्रगामी और समान कला में, ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ कब होता है। अब हम क्या निकालते हैं, देखो दो, हमने प्रतिबाधा की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 या 2 से अधिक परिपथ रहेगा तब हम उसकी प्रतिबाधा निकालेंगे। तो एक सिंगल सर्किट में प्रतिबाधा हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एलसीआर परिपथ की क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। तो हम यहाँ हेडिंग लगा देंगे, है इसी का टॉपिक, ठीक है भाई, इसी में है एल, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम लोग किससे लिखते थे, जेड से, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, भैया हम देखो क्या है, ये देखो एक फिगर हमें और बताना पड़ेगा तुम्हें। देखो हमने एक फिगर आपको बताया था, ये अगर आपको याद हो तो, कि धारा कब अग्रगामी होती है, कब पश्चगामी होती है, कब समान कला में है, तो मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया था। तो हमारे पास एक फिगर है, देखिए फिगर के माध्यम से आप समझें। ये तो हम इस साइड में ले रहे हैं, यहाँ पे फिगर को ध्यान से समझिएगा भाई, बड़ा काम का है। अब यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ठीक, हमने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको ऊपर की ओर वीएल को दिखाया था और नीचे की ओर किसको दिखाया था, वीसी को, और यहाँ पर हमारी कौन थी, धारा, और इसी दिशा में कौन था, आर, ठीक है, हमारा क्या था, आर। तो ये यहाँ से देखो ये 90 अंश बना रही है और यहाँ से भी ये क्या हो रहा है, 90 अंश बना रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको निकालना है क्या, और ये आर कहो, इसको आर ना कह के आप इसको कह दो वी आर, वी आर मतलब प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज, ठीक है। जब धारा समान कला में है तो ये वाली कंडीशन काम करेगी, देखो जब आपकी धारा वोल्टेज किसके वोल्टेज के साथ, प्रतिरोध के वोल्टेज के साथ समान कला में है, तो ये ग्राफ ऐसे सीधे बनता है। अग्रगामी होती है धारा तो ये नीचे वाला ग्राफ, पश्चगामी है तो ऊपर वाला ग्राफ।
हमने आपको पिछली क्लास में बताया, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, परिणामी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, परिणामी विभवांतर कितना। तो परिणामी विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई वीएल आई या वीएल वीसी के बीच एक परिणामी विभव खींचेंगे। तो हम यहाँ पे परिणामी इस तरह से ले लेते हैं, ये हमारा परिणामी, हम कह रहे हैं ये हमारा परिणामी, ठीक है। आप इस परिणामी को या आप नीचे भी ले सकते हैं, आप परिणामी को क्या कर सकते हैं, आप नीचे भी ले सकते हैं, इस तरह से भी, तो नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे ऊपर लोगे चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नीचे मैं बस ऐसे बेसिक में दिखा दे रहा हूं। अब ये जो हमारा कोण होगा वो फाई होगा, और फाई मतलब वही ओमेगा टी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वी है, ये हमारा क्या है, परिणामी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर इस लाइन को इससे मिलाएं, इस लाइन को अगर हम क्या करें, इससे मिलाएं, ठीक है, लाइन को हम इससे मिलाएं, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो भाई, गड़बड़ा रहा है। हम इससे मिलाएं और फिर इसको हम इससे मिला दें, फिर हम इसको क्या कर दें, इससे मिला दें। अब देख पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। एक समांतर क्या बन रहा है, चतुर्भुज। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को देखें, जहां पे मैं रेड कर रहा हूं, चतुर्भुज की दृष्टिकोण से इसका सदिश योग कर लो, या त्रिभुज की वही बात है। तो यहाँ पे हम देखो, ये और ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। अब जो ऊपर ट्राइंगल लिया है, तो ये वाला जो मान है वो कितना होगा, अगर ऊपर आपने परिणामी लिया है तो इसको हम लेते हैं VL माइनस VC, VL माइनस VC। अगर नीचे परिणामी लेंगे तो VC माइनस VL करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जहां लो, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब एक हम क्या कर सकते हैं, ये विकर्ण हम V को निकाल सकते हैं। तो विकर्ण V का सदिश योग करने पर, यानी कहते हैं सदिश योग से, सदिश योग नियम से हम क्या करेंगे, देखना, सदिश योग नियम से हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। विभव V बराबर जो होगा, V स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा, परिणामी क्या होगा भाई, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब आधार कितना है, VR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक दो चीजें हमें तुम्हें और बताना है चित्र के पास, चलिए। अब एक चीज हम तुम्हें चित्र के पास और बताते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब एक चीज हमें पता है, क्योंकि क्योंकि V बराबर क्या होता है, अगर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है तो IR हो जाएगा, अगर VC है तो ये हो जाएगा IXC, अगर VL है तो ये क्या हो जाएगा, IXL। भाई देखो, V प्रतिरोध, चालक के सिरों का प्रतिरोध पूछोगे तो विभवांतर पूछोगे तो IR, संधारित्र का पूछोगे तो XC भी प्रतिरोध की तरह काम करता है, XL भी प्रतिरोध की तरह काम करता है, इसलिए हम ये चीजें यहाँ पे लिख दिए। अब V बराबर, ठीक है भाई, ये तो हमारा ऐसा है, ठीक है। अब वी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो वहां पे चित्र में ऊपर, वी आर बराबर हम लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल बराबर लिख सकते हैं हम IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या पूरे में आई स्क्वायर कॉमन है, यस सर। तो आई स्क्वायर जब कॉमन करेंगे, आई स्क्वायर हमने पूरे में कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर कोष्टक में L माइनस LC का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को हम यहां देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, आई को नीचे लाते हैं, वी के आई को हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, आर स्क्वायर और XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं V बाई आई, V बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत सही सर, वेरी गुड। आर स्क्वायर प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो v बाई आई क्या होता है, r होता है। v बाई आई क्या होता है, r होता है, लेकिन यहाँ पे r नहीं लेंगे क्योंकि दो या दो से अधिक सर्किट है। तो जब दो या दो से अधिक सर्किट श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो उसके लिए हम प्रतिरोध के स्थान पे यानी R के स्थान पे प्रतिबाधा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिबाधा कितनी होती है हमारी Z, तो हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से Z से वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा मेरे भाई, इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। ये तुम्हारा क्या बन गया मेरे भाई, फार्मूला बन गया, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। ये तुम्हारा क्या हो गया, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला तुम्हारा बन गया। ठीक है, चल ये तुम्हारा बेहतरीन फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप एक्सेल और एक्सी का मान रख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि आप यहीं तक छोड़ते कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब क्योंकि एक चीज हमने पीछे क्लास में पढ़ाया है कि पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। बहुत सही सर। एक्सी बराबर का आपने बताया था 1/ओमेगा सी। इस मान को यहाँ भर दोगे तो z का जो नया मान आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सॉरी, एक्स एल माइनस एक्स सी को क्यों लिखना है, क्योंकि उसका तो मान भर दो। यहाँ पे एक्सएल के स्थान पे लिख देंगे ओमेगा एल और इसके स्थान पे लिख देंगे 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। फिर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे पूरे का। ये हमारा क्या बन गया, एक और फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक और फार्मूला। मतलब दोनों फार्मूले लगभग सेम है, एक्सएल एक्सी का मान रख देगा। तो ये है हमारा क्या, श्रेणी एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करना है ये आता। जब 3 नंबर का डेरिवेशन आता है तो आपको ये करना आना चाहिए। अब हम इसके क्या निकालेंगे, कलांतर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, कलांतर। चलिए नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं एलसीआर परिपथ की कलांतर। और बैक में चले गए, सॉरी। चलिए अब हम निकाल लेते हैं एलसीआर परिपथ के कलांतर क्या होता है। एल सी आर LCR परिपथ का कलांतर। अब कलांतर कैसे निकलेगा सर, बहुत आसान है। कलांतर कैसे निकलेगा, यानी फाई, फाई कहो या tan फाई, कोई दिक्कत नहीं। tan कैसे आएगा सर, आपने बोल दिया tan, पहले से कैसे बोल दिया tan। अरे मैं दिखा रहा हूँ मेरे छोटू, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें छिटुआ। ये ठीक है, देखो बैक में चलते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं क्या कहते हैं, कौन सा कलर चलाऊं, ग्रीन चला रहा हूँ। ग्रीन क्या, चलो ठीक है, ग्रीन चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन चला रहा हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है। और फाई के सामने वाला यानी कोण के सामने वाला क्या होता है, ये होता है लंब। और ये होता है, ये जहाँ पर कोण टिका वो क्या होता है अपना आधार। हमें दो चीज पता है, क्या, लंब और आधार। हमें दो चीज पता है, लंब और आधार। लंब और आधार पता है, किसका संबंध होता है, tan का। तो हम लिख सकते हैं कि tan फाई tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है VL माइनस VC बटे आधार कितना है VR। इन सब का मान हम फिर से रख सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। VL का मान कितना है I XL लिख सकते हैं, अभी भी पीछे बताया, इसको I XC लिख सकते हैं। और VR को क्या लिख सकते हैं, IR। तो देखो क्या है, I कॉमन होके I कट जाएगा, तो tan फाई बराबर क्या बचेगा मेरे भाई, XL माइनस XC, XL माइनस XC बटे R। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। इस तरह से कह सकते हो। एक मिनट, ये कैसा चल रहा है, लाइन नहीं भाई, मुझे वो चाहिए ये। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। अगर हम अब क्या करें, हम अब क्या करें, इसमें एक काम करते हैं। एक्सएल का मान ओमेगा सी लिख सकते, ओमेगा एल लिख सकते हैं। इसका मान 1/ओमेगा सी बटे हम लोग क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर। तो
इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये भी हमारा एक फार्मूला है, ठीक है। मैंने एक्सएल और एक्सी का मान रख दिया। तो ये हमारा क्या है, कलांतर निकालने का तरीका है, ठीक है। कलांतर निकालने का हमारा क्या है, तरीका है। अब यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है। क्या सर? सर ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे कलांतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कलांतर जीरो भी हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे मैं कहूँ आपसे, यहाँ पे केस देखा है, स्पेशल केस में कराने चल रहा हूँ। यहाँ पे केस केस एक है, सॉरी, चल केस एक है हमारा। पहला केस है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे जो आप हमने क्या है, वीएल में से वीसी घटाया, तो वीसी में से वीएल घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कलांतर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कलांतर फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रतिबाधा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रतिबाधा में बैक में चलो देखो, प्रतिबाधा में बीच में वर्ग है, तो उसमें से चाहे उसको घटाओ, उसमें से चाहे इसको घटाओ, वर्ग में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कलांतर फर्क पड़ जाता है। यदि क्या हो, ध्यान से देखना, यदि हमारा क्या हो, एक्सएल बड़ा हो, एक्सएल बड़ा हो किससे, एक्स सी से। इस वाले फार्मूले पे देखिएगा आप, जहां मैंने टिक किया है, ठीक है। अगर एक्सएल हमारा क्या हो जाए, एक्ससी से बड़ा हो जाए, तो तो जो हमारा कलांतर होगा, हमारा जो कलांतर होगा वो कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो आप यहाँ पे जब एक्सएल में से एक्ससी घटाओगे, तो भाई एक्सएल पहले से बड़ा है, तो कलांतर भी तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कलांतर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि धारा वोल्टेज से पीछे है। धारा आई वोल्टेज, कोई सा भी वोल्टेज लिख दो, वोल्टेज यहाँ पे वीएल होगा, से पीछे है। पीछे का मतलब पश्चगामी, पीछे होती। ये पहला केस था, ये हमारा क्या है, पहला केस था, होती है। ठीक है सर, बहुत सही सर, क्लियर हुआ है। केस नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर ऐसा इसका उल्टा हो जाए तो सर क्या होगा, यदि यदि एक्सएल क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, एक्ससी से, तब क्या होगा। तो तो जो हमारा tan फाई है ना, वो कैसा आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। कैसे आने लगेगा, नेगेटिव। देखो ना, अगर सी वाला मान ज्यादा है तो माइनस में आने लगेगा, तो tan फाई हमारी क्या आ जाएगा, माइनस में आने लगेगी। तो इसका मतलब है कलांतर हमारा माइनस में आ गया, तो धारा क्या होती है, चलो भाई, लेकिन लेस देन है, तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, अग्रगामी। चूंकि एक्स से एक्स ही बड़ा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि धारा धारा आई वोल्टेज वीसी से आगे है, वीसी से आगे मतलब अग्रगामी होती है। ये एक केस है सर। एक केस और बन जाएगा, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये है, केस नंबर थर्ड ये है कि यदि सर, यदि ऐसा हो जाए, एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाए, बराबर हो, बराबर हो, तो tan फाई कितना आ जाएगा, tan फाई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। tan फाई जीरो, यानी कलांतर कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब कलांतर जीरो आ गया, तो धारा आई वोल्टेज वी आर से समान कला में होती। ये इसके क्या थे, केस थे। देखो, बोर्ड में कैसा भी पूछा जा सकता है, एलसीआर परिपथ का कलांतर अलग से पूछ सकता है, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा अलग से पूछ सकता है। ये तो हम जो है दोनों अलग अलग से कर लिए, और केस भी कर लिए। एक और खास बात बताना मैं चाहूंगा आपको, यहाँ पे नोट करा के, यहाँ पे नोट करके लिख लेना है कि अगर कलांतर जीरो है, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो प्रतिबाधा सर कितना।
प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये था ना सर, यही पढ़े थे। यस सर। तो अगर एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाए, लास्ट वाले केस पे बात हो रही है, एक्सएल एक्ससी अगर बराबर हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर। इसको हम लोग यदि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, यानी धारती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात आपस में बराबर हो जाएगा, तो जो हमारी प्रतिबाधा है वो ओमी प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। और जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग इकाई का अनुनाद की स्थिति। यहीं से बनेगी हमारी अनुनादी आवृत्ति। इसीलिए जो हमारी दूसरी हेडिंग है, एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ही है। एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति यानी परिपथ का अनुनादी आवृत्ति कह सकते हो उसको। तो एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो ये अनुनाद की स्थिति होती है। क्या होती है, अनुनाद की स्थिति। ठीक है। और यहाँ पर जो z का मान है वो क्या हो जाएगा अपना, 0 रहेगा। कितना हो जाता है, 0, सॉरी 0 नहीं, r के बराबर हो जाएगा और मिनिमम होगा। ठीक, ये हमारा इतना सा केस हो गया। अब हम अपनी दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। क्या दूसरी हेडिंग क्या पढ़ेंगे, दूसरी हेडिंग क्या पढ़ेंगे, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ। चलिए आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रेणी, दूसरा पॉइंट हमारा अब आया है। ये पहला पॉइंट अभी तक पढ़ रहे थे, अभी हम इस पे सवाल भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सवाल देंगे भी। श्रेणी एल सी आर अनुनादी अनुनादी देखो हम इसको पहले बहुत अच्छे से समझेंगे तब जाके डेफिनेशन बनाएंगे। अनुनादी परिपथ, परिपथ। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से भाई मेरे भाई समझेंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देख, ये अब हमारा दूसरा आज का हेडिंग आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज पढ़ेंगे कि प्रतिबाधा जो है क्या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर हम कहें प्रतिबाधा क्या आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो आइए देखते हैं। और इसी हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अनुनादी आवृत्ति को समझेंगे कि अनुनाद की स्थिति कब आती है। हालांकि मैंने बता दिया कि अनुनाद की स्थिति कब आएगी, जब एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, पहले उसको समझते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, हम इसको एक छोटी सी हेडिंग के नाम से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना, इसी में इसी एक छोटी सी हेडिंग है कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जो हमारा है, प्रतिबाधा Z की आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भरता कैसे निर्भर करता है, ये चीज हमें ध्यान से देखना है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है भाई, समझना बहुत ध्यान से। तो देखो हमारी प्रतिबाधा तो ये होती है, सबको पता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या होती है, होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपने बताया मुझे। अब हम क्या करें, फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो क्या क्या बदल सकता है, आवृत्ति को, आवृत्ति को मान लीजिए हम बढ़ा रहे हैं, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवृत्ति को बढ़ाने पर, बढ़ाने पर हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि प्रतिरोध का, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात, अर्थात, अर्थात आर यानी प्रतिरोध क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। ये एक बात हमारी क्लियर हुई। अब आप सुन लीजिए, आवृत्ति को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, प्रतिरोध के मान पे कोई प्रभाव नहीं करता है, यानी ये जो प्रतिरोध है वो आवृत्ति पर डिपेंडेंट नहीं है।
पहली चीज इसके लिए। अब दूसरी चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। दूसरी चीज ये है कि तीन चीजें हैं, एक एक्सेल है, एक एक्सी है और एक आर। आर तो पता चल गया कि आवृत्ति बढ़ाने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, आर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है सर। लेकिन धारती प्रतिघात और प्रेर की प्रतिघात ले लेते हैं। प्रेर की प्रतिघात, प्रेर की प्रतिघात आपका जो एक्स एल है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। और ओमेगा बराबर का तो 2 पाई एफ के, यानी एल। अब यहाँ पे 2 पाई एफ, 2 पाई एल क्या है, नियत है, पीछे बताया है मैंने। तो यहाँ पे जब नियत है तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो एक्सेल है वो आवृत्ति के क्या है सर, समानुपाती है। इसका मतलब है कि अगर हमने ऊपर क्या किया है, अगर हमने क्या किया है ऊपर आवृत्ति को बढ़ाया है तो हमारा एक्सएल भी, तो हमारा एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आप बता सकते हो क्यों, क्योंकि समानुपाती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे बाबू? इसको मैं थोड़ा सा छोटू कर लेता हूँ बाबू, ठीक है, क्योंकि मुझे तीसरा भी यही बताना है। अब तीसरी बात क्या, क्या धारती प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, देखो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ रहे हो मेरे भाई। अभी जब हम लोग सवाल करेंगे ना बहुत ही बढ़िया से आपको क्लियर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सवाल आपको तभी आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सवाल सिर्फ सवालों पर प्रैक्टिस की जाती है मेरे भाई। अब जो एक्सेल एक्सी है वो एक्सी क्या होता है सर, आपने बताया 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा का मान आपने बताया सर 2 पाई एफ, और सी अपना बना है वो अपना बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई सी क्या है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो एक्स सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आवृत्ति के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आवृत्ति के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आवृत्ति के। तो यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर आवृत्ति को आपने बढ़ाया है, देखो मैंने आवृत्ति को क्या किया है, बढ़ाया है। मैंने क्या किया है, आवृत्ति को बढ़ाया है। तो आवृत्ति को बढ़ाने पर, आवृत्ति को बढ़ाने पर एक्सएल बढ़ा, एक्सी क्या हो रहा है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी। अगर आवृत्ति यहां पर हम बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति का मान अगर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, डिक्रीज। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक्स सी का मान क्या करेगा, घटेगा, घटेगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे मेरे भाई। कैसे समझना है, ग्राफ के माध्यम से अपन लोग इसको समझते हैं। कैसे, साइड में हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं ये वाली, बढ़िया से। अब देखो साइड में इसका ग्राफ, हम ये मान के चल रहे हैं कि कैसे कैसे z किस बात पे निर्भर करेगा। तो देखो ध्यान सुनना, हमारे पास एक ग्राफ है, ये मुझको बता दे ना हूं मैं आना। चलिए, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। और इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, z को दिखा रहे हैं। इस तरफ हम z को दिखा रहे हैं, इस तरफ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को। क्योंकि हमें क्या करना है, एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा की आवृत्ति पर निर्भरता देखना है। तो हम मान लेते हैं, देखो एक चीज ध्यान देना, बहुत बढ़िया से सुनना। आवृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है सर, उसकी अब बात ही नहीं करना है। हम जब आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो प्रेर की प्रतिघात बढ़ रहा है क्योंकि समानुपाती है, धारती प्रतिघात घट रहा है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो एक्सेल क्या हो गया अपना, वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्सी क्या होगा, घटता जाएगा। एक बॉटम पे होगा तो एक क्या होगा, टॉप पे होगा। कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी। हम मान लेते हैं कि हमारा इस स्थान पे जो एक्सएल है वो लगभग क्या है, जीरो है। यहाँ पे एक्सएल हमारा क्या है, लगभग जीरो। अगर एक्सएल जीरो होगा तो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई एक्सी कितनी होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि दोनों का अंतर होगा भाई। अगर हम कहते हैं कि एक्सएल जीरो है, मतलब आवृत्ति जीरो है, तो एक्सी कितना है, टॉप पर है।
है ना। और इस अवस्था में हमारा जेड भी क्या होगा, इनफाइनाइट है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो जेड भी जो हमारा होगा ना, वो जो जेड वाली प्रक्रिया है हमारी, जो जेड होगा हमारा भाई, जेड क्या होगा, वो भी लगभग क्या होगा, जेड जो होगा वो लगभग इनफाइनाइट की ओर रहेगा। तब यहाँ पे देखो व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक मान को बढ़ाते जाएं तो दूसरा मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो कुछ एक ऐसी स्थिति आएगी जो देखो एक बॉटम पे है, एक टॉप पे है, ठीक है। तो हम ऊपर से जब एक को बढ़ा रहे हैं और एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। ध्यान सुनना, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे एक को बढ़ाए जाएंगे दूसरा घटने लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी मेरे भाई कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। एक्सएल और एक्सी एक स्थिति ऐसे आएगी कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर वो टॉप पे चला जाएगा, दूसरा वाला बॉटम पे चला जाएगा। पहले जो टॉप पे था, अब उसको बढ़ाता गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर ये दोनों एक दूसरे पे बराबर गए। फिर जो टॉप पे था वो फिर बढ़ाते गए, तो बराबर होने के बाद अब दूसरा वाला टॉप पे चला जाएगा। कुछ इस तरह से, देखिए ग्राफ से समझे आप, इस तरह से। अगर ऐसे ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पर दोनों का जो मान है इस पॉइंट पे, दोनों का मान यानी एक्सएल और एक्ससी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो और फिर ग्राफ उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ग्राफ अपना फिर से ऐसे उठते हुए फिर से चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई जिस पॉइंट पे एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सएल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स शी बराबर हो जाएगा। जब एक्सएल और एक्सएल बराबर हो जाएगा तो इस वाली आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग लिखते हैं एफ आर से। और यहां पर ध्यान से सुनना, इस मान पर जब एक्सएल और एक्सी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तुम्हारा जो प्रतिबाधा है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबाधा का मान मिनिमम कब होगा, जब धारती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात आपस में बराबर हो जाएंगे तो जेड जेड मिनिमम भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। जेड मिनिमम भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड मिनिमम भी क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। कि नहीं समझ पाए कि नहीं भाई, समझ पाए कि नहीं भाई, समझ पाए कि नहीं, अगर समझो ना, यहाँ एक्स एल एक्सी बराबर हो जाएगा तो वो हट जाएगा, कट जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब आर, तो जेड मिनिमम बराबर आर हो जाएगा। ये हुआ तुम्हारा ग्राफ। ये वाली स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुनादी स्थिति। यानी अनुनाद की स्थिति। और इस अनुनाद की स्थिति से मतलब कब अनुनाद की स्थिति आई, एक विशेष मान पर। कब, जब एक्सएल और एक्सी आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उसको हमने बोला अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति, सॉरी अनुनाद की स्थिति, और वहीं से निकल के आएगी अनुनादी आवृत्ति। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल के उसको लिख सकते हैं क्या, अनुनादी अनुनादी आवृत्ति। मेरे भाई सबको ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले, आप समझे कि मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई, मुझे ये सब नहीं आता, बहुत कम रेयर केस में मैं करता हूँ ऐसा, मुझे पसंद ही नहीं। पहले मैं निकालूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है मेरे भाई, कि पहले क्या करो, खुद निकालो प्रोसेस को, फिर आप जो है समझो, फिर प्रोसेस से उसकी डेफिनेशन बनाओ, ठीक है। तो हमने कहा एक विशेष मान पर, विशेष मान आप समझ गए हो कि जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर, लिख देते हैं वह, और ये वह विशिष्ट आवृत्ति या विशेष आवृत्ति, विशिष्ट, वह विशिष्ट अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा जमा के लिखें। वह विशिष्ट आवृत्ति, वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर, जिस पर प्रेरकी प्रतिघात यानी एक्सेल, प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल तथा धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात एक्सएल बराबर हो जाते हैं, एक्सएल बराबर बराबर
होते हैं, हो जाते हैं, होते हैं, तो इस अवस्था को, यानी एक अवस्था है आपकी, है ना, बराबर हो जाते हैं, तो उसे ऐसे लिख दो, तो उसे अनुनादी, अनुनादी आवृत्ति कहते, इसको एफ आर से लिखेंगे, आर का मतलब यहाँ रेजोनेंस है, उसे अनुनादी आवृत्ति। सर अनुनादी आवृत्ति होती कितनी है? आपने ये बता दिया, हमें समझ में आ गया अनुनादी आवृत्ति ये है, हमने आपकी बात मान ली, मैं खुश हो गया, मैं आपकी बात मान लिया, मुझे ठीक लगा। सर लेकिन मुझे ये बताओ आप कि ये अनुनादी आवृत्ति होगी कितनी, अब ये मुझे बताओ। तो ये जो अनुनादी आवृत्ति होती है मेरे भाई, आर बराबर होती है 1/√, ज्यादा बना ही हो गया, एल सी, 2 पाई एल सी, √2 पाई एल सी होती है। सर ये कैसे आई? अब आपने तो फिर से लिख दिया, बेटा चिंता मत करो, हम इसीलिए हैं, हम इसीलिए हैं कि आपको कोई चिंता ना करनी पड़े, कि आपको कोई चिंता ना करनी पड़े, ठीक है। अब देखो, अनुनादी आवृत्ति वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर प्रेरकी प्रतिघात और धारिकी प्रतिघात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। यह अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है, ठीक है, और यही आपका अनुनादी परिपथ भी होता है। अब सर ये जो अनुनादी आवृत्ति है जो एफ, वो कितनी होती है, 1/2 पाई √LC, कैसे? तो आइए हम निकालते हैं एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, इस चीज को हम लोग निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम अपनी, क्योंकि हमें हेडिंग में दिखाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम लिखेंगे LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है सर, आई एम वेरी हैप्पी टू यू। ये अपनी क्या है, अनुनादी आवृत्ति। अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अनुनाद की स्थिति क्या है भाई, अनुनाद की स्थिति क्या है सर, अनुनाद की स्थिति यही लिखेंगे, अनुनाद की स्थिति में, अब आप समझो, अनुनाद की स्थिति में हमेशा क्या होगा, जो एक्सएल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के, एक्सएल जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स सी के। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ एक्सएल बराबर क्या था, ओमेगा एल, बहुत सही सर। फिर एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा किधर लाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/√, सॉरी एल सी, ये हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, हम वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूड, ये 1/√ऑफ एल सी बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, अरे बोलो हाँ जी, क्लियर है सर, क्या इतना क्लियर है? देखो, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कोणीय आवृत्ति है, ये कोणीय आवृत्ति है। देखो ओमेगा 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 स्क्वायर एल को यहाँ कर लिए, है ना। अब हमें क्या निकलना, चूंकि हमें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, तो 1/√ऑफ एल सी, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ एल सी, और क्या आ जाएगा, 2 पाई नीचे चला आया। ये हमारी हो गई, कितना आसान था, ये हमारा क्या हो गया, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला। इस तरह से हम अनुनादी आवृत्ति को निकाल सकते हैं। तो कभी भी आएगा अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप सीधा से बता सकते हैं कि एक्सएल और एक्ससी का मान जब आपस में बराबर हो जाता है, उस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और उसमें जो आवृत्ति होती है वो क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, एफ बराबर क्या होता है, 1/2 पाई √LC, ये तुम्हारी अनुनादी आवृत्ति है, ये तुम्हारी क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। जबकि ये क्या है, ये अपनी क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ध्यान देना, कोणीय आवृत्ति है, नहीं तो ये वाला लगा दो, कोणीय आवृत्ति।
ये क्या है अपनी कोणीय आवृत्ति। ठीक है, आई होप यू क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई? क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे बोलते नहीं हाँ। ये अनुनादी आवृत्ति है, और ये मैं लिख ही दूं, नहीं तो पता लगे मेरे बच्चे क्या ही सोचे। अनुनादी, यहाँ गरीबों गरीब बैठा बच्चा रहा थी, आवृत्ति। ठीक है, तो ये अनुनादी आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पूछा है, अनुनादी आवृत्ति की कोणीय आवृत्ति। क्लियर? अब हम धारा का जो शिखर मान है उसका भी ग्राफ देख लेते हैं। यहीं पे बगल में मैं दिखा दे रहा हूँ साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ग्राफ बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया, जो अब मैं बताने चल रहा हूँ कि धारा का शिखर मान, रीडिंग में बना दे रहा हूँ, धारा का शिखर मान, शिखर मान बोले तो आई नॉट की आवृत्ति पर, आवृत्ति पर, अरे थोड़ा सा कट पिट गया, आवृत्ति पर, ओहो, आवृत्ति पर निर्भरता। अब देखो ये धारा का शिखर मान कैसे आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। आइए देखते हैं। सेम जैसे अभी ग्राफ बनाया था मेरे भाई, सेम उसी तरीके से है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राफ ले लिया, ले लो भाई ग्राफ, ये ले लिया, एक लाइन और एक लाइन ये ले ली। अब इधर हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है ये, तो ये हमारा क्या है, आई नॉट है। क्योंकि हमें पता है कि आई नॉट बराबर क्या होगा, वी नॉट बटे जेड, वी नॉट बटे क्या होगा, जेड। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जो ग्राफ है ना हमारा, क्या धारा मैक्सिमम कब होगी, ये जो ग्राफ, जब ये जेड क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान सुना, जेड व्युत्क्रमानुपाती है धारा के, जेड मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब प्रतिबाधा, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो प्रतिबाधा ये हमारा देखो, जेड हमारा अगर मिनिमम होगा, जेड हमारा क्या होगा, कम से कम होगा, तो धारा जो हमारी होगी, धारा जो हमारी होगी आई नॉट, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी भाई। क्योंकि धारा के मार्ग में रुकावट यही लोग उत्पन्न करते हैं, यही लोग बोले तो प्रतिबाधा। तो यहाँ पे जब हम मानते हैं जेड मेरा जीरो था, तो धारा हमारी क्या होगी, टॉप पे जाएगी। कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ये। फिर इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये है कि अगर धारा, अगर ये प्रतिबाधा मैक्सिमम हो गया, तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जो धारा है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट पे धारा क्या है, इस पॉइंट पे धारा अपनी क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे धारा क्या है, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अपनी जो धारा है ना, वहां पर क्या है, जो आई नॉट है अपना कैसा है, जो आई नॉट है अपना कैसा है, मैक्सिमम है। आई नॉट अपना क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ की जो आवृत्ति होगी वो अपनी यही होगी, एफ आर, रेजोनेंस वाली आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, धारा को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो हमें जेड को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ हो गया जो बोर्ड में आता है। अब हम भाई क्या पढ़ेंगे, अब इन सब को मिला के, इन सब को मिला के हम क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। किसकी विशेषता पढ़ेंगे सर, प्रत्यावर्ती धारा की क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। कैसे विशेषता सर, भाई पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि तीसरी हेडिंग अगर आपको मैं शुरुआत में बताऊं, देखो शुरुआत में चलो, शुरुआत में चलो, हमारी तीसरी हेडिंग क्या है, श्रेणी एलसीआर अनादि परिपथ की विशेषता। तो आइए हम विशेषता देखते हैं। जितनी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो सारी चीजें हम लोग विशेषता के रूप में देखेंगे। फिर हम लोग करेंगे इस पर 2 सवाल, तब जाके टॉपिक खत्म होगा और हम एक सवाल आपको देंगे। ठीक है, तो आगे हम अगर बढ़े,
आगे तो हमारी सवाल है, तो हम यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं। विशेषता देखेंगे, किसकी विशेषता? श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है अब वो चलने लगा है। तो एलसीआर परिपथ, एलसीआर अनुनादी परिपथ लिखो, क्या मतलब है? अनुनादी परिपथ की विशेषता या विशेषताएं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। विशेषताएं। अब हमारी लास्ट हेडिंग चल रही है इस चैप्टर की, मतलब आज की सेशन की। अभी हम सवाल जरूर करेंगे मेरे भाई, इसकी चिंता नहीं करना। ये अब कैसे सर, कैसे 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 लास्ट, देखो पहली चीज विशेषता ये है, बहुत ध्यान से सुनना, सारी विशेषता हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कोई ऐसी नई विशेषता नहीं मिलेगी कात्विक छोड़ के। तो देखो पहली विशेषता ये है, नंबर 1, फर्स्ट विशेषता ये है कि अनुनाद की स्थिति में, पहली विशेषता ये है कि अनुनाद की स्थिति में या स्थिति या अनुनादी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी बराबर होते हैं। क्या ये पहली बात समझ में आई? यस सर, अभी आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो है, इसमें एक और चीज आपको मैं सिखाऊंगा। देखो ये जो अनुनादी परिपथ है ना, ये क्या करते हैं? विभव का प्रवर्धन करती है। एक चीज और ध्यान देना, अ, यह देख सकते हो, यह विभव का प्रवर्धन मतलब बढ़ाती है, प्रवर्धन करती है। कौन? एलसीआर अनुनादी परिपथ की विशेषता। मतलब इसमें एलसीआर अनुनादी परिपथ का काम क्या है? पोटेंशियल को इंक्रीज करना, पोटेंशियल को इंक्रीज करना। तीसरी चीज, अभी एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था कि जब अनुनाद की स्थिति है तो प्रतिबाधा, तो क्या होता है? जो प्रतिबाधा होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा उसको हम समेट रहे हैं। प्रतिबाधा ओमी प्रतिरोध, प्रतिबाधा ओमी प्रतिरोध आर के बराबर होता है, बराबर होता। सर अभी अभी आपने बताया, हाँ सही बात है। जब एक्सएल एक्सी बराबर हो जाएंगे तो मैंने बताया नहीं कि जेड किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर हो जाता है। जेड किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर होता है। तीन विशेषता में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथी विशेषता, एक विशेषता तुम्हें थोड़ी सी नई लगेगी, उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस विशेषता को मैं अभी लिख दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक और विशेषता, इसकी खास विशेषता ये है, देखो एक खास विशेषता है कि एलसीआर अनुनादी परिपथ में आर का जो मान है, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, बैक में चले, बैक में चले, यहाँ पे देखो मैंने बताया है कि प्रतिरोध आवृत्ति बढ़ाने पर या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिरोध के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रतिरोध कितना भी हो, प्रतिरोध के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि सिंपल सा बोल देना कि जो आवृत्ति है प्रतिरोध पे ही निर्भर नहीं करती। पीछे मैंने अभी बताया, प्रतिरोध का मान नियत रहता है, ठीक है। एक और पांचवी बात मैं आपको खास बता रहा हूँ, बहुत सारी विशेषताएं। एक और चीज, एलसीआर अनुनादी परिपथ जो होते हैं ना, उसका शक्ति गुणांक होता है, एक होता है पावर फैक्टर, मैं लिख दे रहा हूं, इसकी इसकी शक्ति गुणांक इसको बोलते हैं, हम अभी इसको पढ़ेंगे जरूर आगे। शक्ति गुणांक को हम क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक हमारा होता है कास फाई। हम इसको निकाल के दिखा सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। शक्ति गुणांक क्या होता है? कास फाई। हम इसको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। शक्ति गुणांक कास फाई का मान मान 1 होता है। ये याद रखना, बहुत बढ़िया फैक्ट है ये। फैक्ट आपका जो है
आता रहता है। cos फाई को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये cos फाई कैसे आएगा, किसका मान एक कैसा है, मैं यहाँ तक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए, हमने पीछे पढ़ा था अभी कलांतर, देखो कलांतर tan फाई बराबर हमने पढ़ा था XL माइनस XC बटे क्या पढ़ा था, R पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तुम्हें लाइन बस लिख देना है बस वहां पे। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल ले लिया जाए, ये हम कह रहे हैं हमारा फाई है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब एक्सएल माइनस ये क्या हो जाएगा एक्सी। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा आधार। तो आपको पता है सर कि कर्ण क्या निकलने वाला है, कर्ण आपका यही तो निकलेगा। अगर आप कर्ण निकालेंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होगा, होल स्क्वायर, यही तो आएगा। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कास फाई निकाल सकते हैं। तो कास फाई बराबर हम कहेंगे, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आर है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, देखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, माइनस एक्स सी का क्या होगा, होल स्क्वायर। सर हाँ ये सही, यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है, एकदम क्लियर है आपका, क्लियर जो भी बताया आपने अभी तक क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक लाइन और देख लो और क्लियर हो जाएगा। क्या मैं यहीं छोटा कर दूं क्या इसको नीचे, हाँ यहीं मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, अलग दुनिया में जाओ, क्या मतलब है। चलो और नीचे बस बस बस, प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस बस, ओके ओके मत जा मेरे भाई, दैट्स इट। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोनों सुनो ध्यान से मेरे भाई, दोनों नहीं सुनो। अभी एक्सएल माइनस एक्सी, सर हम तो अनुनाद की स्थिति पढ़ रहे हैं। तो अनुनाद की स्थिति में जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है तो प्रतिबाधा हमारा ये जेड, ये जो है ना जेड ही तो है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भैया, कास फाई बराबर आर बटे जेड। और अनुनाद की स्थिति में ही आता है, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में आर और जेड बराबर होता है। ऊपर देखो ना मेरे भाई, मेरे भाई जब बराबर हो जाएगा तो आर बटे क्या हो जाएगा आर, और कट जाएगा तो क्या बचेगा, कास फाई बराबर एक। ये हमने आपको निकाल के बता दिया कि शक्ति गुणांक कैसे एक होता है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। मुझे ये लगता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे भाई आइए हम अलग अलग वैरायटी के 2-3 सवाल करते हैं और एक सवाल आपको भी देंगे, तो ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। चलिए, तो चलिए ये रही पहली सवाल आपके स्क्रीन पर, 13 लाख रुपए की सवाल ये रही। अब आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है मेरे भाई, 13-14 लाख रुपए की आपको लगाना है। सोल्यूशन देखो, सवाल का सोल्यूशन हम यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी सवाल लिया मैंने, एक ही सवाल में कोशिश ये किया है कि कई सारी चीजें पूछ ली ताकि हम लोग अच्छे से निकाल पाए। ठीक है भाई, क्या दिया गया, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला वर्ग मात्र मूल मान किसका, वोल्टेज का, प्रेरण प्रतिघात निकालना है, धारती प्रतिघात निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है, और धारा तथा कलांतर, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ये हमारा क्या है, परिपथ दिया है, ये परिपथ आपका दिया है। तो ये तो ओम का चिन्ह है, तो ये किसका मान हो जाएगा मेरे भाई, यानी आर का मान हो जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या है, माइक्रोफैरेड, फैरेड किसका मात्रक होता है, धारिता का, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा भाई, सी का मान हो गया। अब ये हेनरी किसका मात्रक, प्रेरकत्व, ये हमारा क्या होगा, एल का मान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक समीकरण दिया गया, ठीक है चलिए बहुत सही। अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले पूछा है क्या, वी आर एम एस, वी आर एम एस निकालना है। वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी नॉट बटे अंडर रूट टू। सर सही बात है, ये वी नॉट कहाँ से आएगा सर, यहाँ से देखो ना, देखो वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब कंपेयर करेंगे, वी नॉट कितना है हमारा, 4 है, बटे अंडर रूट टू, और हम एकीकरण कर देते हैं अंडर रूट टू से, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 4√2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 2√2 ओल्ट लिख दो बस, ज्यादा नहीं, ओल्ट। ये पहला आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया, पहला आंसर आपके स्क्रीन पर मेरे भाई आ गया, अब आप खुश हो जाओ। दूसरा आंसर बहुत ही बढ़िया से हम लोग निकालेंगे, कितनी आसान सवालें हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है भाई, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रूट टू होता है, और यहां से मैंने मान ले लिया। प्रेरण प्रतिघात बोले तो क्या बोल रहा है, एक्सएल पूछ रहा है। अब चूंकि एक्सएल बराबर आप सर आपने बताया ओमेगा एल,
ओमेगा कहाँ से आया? अरे मेरे भाई, जो टी का गुणांक, यही तो पीछे पढ़ाता आ रहा हूँ कि जो टी का गुणांक होता है वही क्या होता है अपना, ओमेगा होता है। तो यहाँ पे तो 100। सर एल का मान ये दिया है ना मेरे छोटू, ऊपर देखो, 40/पाई। लेकिन एक काम है, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा भाई, यहाँ पे तुम्हें एक चीज और मैं सिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, 100 पाई टी है, 100 पाई टी है। यहाँ से हो जाएगा क्या, तो ओमेगा का मान कैसे निकला, टी का गुणांक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 100 पाई। तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई मर गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ओम। बहुत सही सर, दूसरा आंसर आपके स्क्रीन पे। ये पहला आंसर था आपका, दूसरा आंसर आ गया। तीसरा आंसर सर निकालना है, बहुत ही आसान है। 5 नंबर में सवाल आई है भाई, 5 नंबर में, महा आसान। धारती प्रतिघात को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स सी। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओ माई गॉड, ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई। सी का मान कितना है, 10/पाई, 10/पाई। माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ फैरेड। ये पाई से पाई मर गया, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/10⁻⁻⁶। इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 ओम। क्या ये क्लियर है? अरे यस, 3 जीरो मर जाएगा। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालना है, तीसरी चीज हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा हम कैसे निकालेंगे, तो भाई प्रतिबाधा का फार्मूला चौथा देखो, चौथा फार्मूला प्रतिबाधा का क्या होता है, देखो भाई, प्रतिबाधा Z बराबर, अभी अभी आपने सर बताया जो है √r² प्लस XL माइनस XC का क्या, होल स्क्वायर। आपने ये बताया, बस तो बताया तो इसी पे डाटा रखते चलो। R का मान कितना है सर, 2000। कितना है, 2000 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है सर। XL का मान कितना निकाले हो, XL का मान 4000, देखो आप 4000 निकाले हो, माइनस XC का मान कितना निकाले हो सर, सर 1000 आपने निकाला, 1000 का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, देखो, और 2000 का स्क्वायर लिख दिया, सॉरी 2000 का होल स्क्वायर, और प्लस 4000 में से 1000 जाएगा, 3000 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर, यस सर। क्या तुम्हें मेरे भाई इसमें तुम्हें दिख रहा है 1000 कॉमन, क्योंकि 2 × 1000, 3 × 1000, और 1000 को हम लोग कॉमन कर लेंगे स्क्वायर में है तो आगे आ जाएगा 1000। अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा कितना, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10⁻³ और √13 क्या, ओम। मेरे भाई ये रहा आपका आंसर। तीन चीजें आराम, चार चीजें इतनी आसानी से निकल गई, आप सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। इतनी मस्त सवाल है, सोचो 5-5 नंबर में, क्या कोई दिक्कत आई, नहीं ना। एक चीज मुझे और निकालना है, मैं यही निकालूंगी, साइड में निकाल दे रहा हूँ, चलो यही निकालूंगी, साइड में कलांतर निकालना है। यही निकाल देते तो ज्यादा सही रहता, पर जगह ही नहीं है, चलो जाने दो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या निकलना, पांचवी चीज, छठवीं है, हाँ पांचवी, पांचवी। पांचवी चीज क्या है, कलांतर। क्या निकालना है, कलांतर, लेकिन किस परिपथ का कलांतर निकालना है, श्रेणी LCR है। तो tan φ क्या होता है, मैंने बताया है आपको, tan φ बराबर XL माइनस XC बटे R, बताया है। यहां से निकाल लो, कौन सी दिक्कत है मेरे भाई। XL का मान कितना आया था, 4000। XC का मान कितना आया था सर, 1000। R का मान कितना था सर, 2000। ये 4000 में से 1000 कितना गया, 3000 बचा, नीचे कितना बचा, 2000 बचा। 3 0 मर गया, क्या बचेगा, 3/2। ये tan φ में किसी का मान नहीं है, तो फाइव बराबर tan इनवर्स इधर लग जाएगा, कितना, 3/2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब आप खुश हो जाओ, आपको खुशी मिलना चाहिए। ये सवाल हो गए 5 नंबर के सवाल, 5 मिनट में लगाओगे मेरे भाई, 5 मिनट में। अब मेरे भाई तुम सोचो कि और सवाल की प्रैक्टिस मुझे नहीं कराने की जरूरत है, यहाँ पे डाटा चेंज कर सकता है, पर पूछेगा यही। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि विभवांतर देकर पूछ लेता है। विभवांतर देकर हम दूसरी सवाल कर लेते हैं, तो तुम हर तरीके से सवालों से निपट जाओगे। ये रही दूसरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज सोल्यूशन देखेंगे मेरे भाई इसका हम लोग। दूसरी सवाल क्या है, निम्न परिपथ में प्रदर्शित वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए विभवांतर VL VC VR का मान क्रमशः 20 वोल्ट
और 11 वोल्ट और 12 वोल्ट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए क्या परिणामी विभवांतर, परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर। तो देखो इस बार क्या दिया है, एल नहीं दिया है, सी नहीं दिया है और आर भी नहीं दिया है। इस बार तुम्हें विभवांतर पूछ रहा है, तो इसके लिए भी दो जो है एक इस तरह की सवाल आएगी, एक पहले जैसे मैंने बताया। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप, बहुत ही आसान है। तो भाई परिणामी विभव के लिए अभी भी फार्मूला बताया, कहाँ सर बताए, चलो बैक चलते तुम्हें दिखाते हैं। तुम बैक चलो, तुम बैक चलो। ये देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, आप नोटिस करना, मैं यहाँ पे जो है कलर क्या करूंगा, ग्रीन चला रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो परिणामी विभव यही तो है हमारा, परिणामी विभव यही तो है हमारा। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ बस बहुत आगे चली गई आप, ऐसा मत करो यार छोटू। तो देखो परिणामी जो हमारा हो जाएगा, परिणामी विभवांतर, अब ये कलर दिख भी रहा होगा, चलो चेंज कर लेते हैं। परिणामी विभवांतर होगा हमारा जो, वो v बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बराबर होता है क्या, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर माइनस वी सी। ओहो, चलो ऐसा था, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये था। अब देखो इनका मान क्रमशः दिया गया है, ये अपना किसका मान है, अरे मेरे भाई ये दिया तो है ना, बोला ये किसका मान है, वी एल का मान है, ये किसका मान है, वी सी का मान है, ये किसका मान है, वी आर का मान। ठीक है, ऊपर दिया है, बोला है खुद, वी आर का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, वी एल का मान कितना है, 20, वी सी का मान कितना है, 11 का स्क्वायर। 12 पर हम 144, यहाँ पे बचेगा 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे। 12 पर हम 144, 9 9 81, जोड़ देंगे 5, 8 4 12 13, हाँ 4 1 5, 8 4 12 1 13 और 2। ओ माय गॉड, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया। 4 1 5 हो गया, 8 4 12 की 2 ही हुई, कहाँ मैंने हासिल जोड़ दिया बेवजह, कैसे कैसे लोग पड़े हैं यार। 5 8 4 12 के 2 और 2 1 1 2 तो ये क्या आ गया अपना पी स्क्वायर। वी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 225, वी बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 15। ये मेरे भाई एक आंसर आपका इस तरह से आएगा, एक इस तरह की सवाल आ जाएगी, आराम से निकाल लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आंसर आपको देखिए, ये तो पहला आंसर था, दूसरा देखो आप आंसर, दूसरा आंसर क्या है, धारा तथा विभवांतर, कलांतर पूछ रहा है यार। कलांतर तो कैसे निकालते हैं, कलांतर तो भी तो ऐसे होता है वोल्टेज के रूप में कि वी एल माइनस वी सी बटे वी आर होता तो है। हाँ सर, जब आपको संधारित्र के रूप में दिया रहे तब आपको और मतलब वीएल का मान रखना पड़ता है, वोल्टेज के रूप में दिया रहे तो ऐसे रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान कर दिया आपने। वीएल का मान कितना है 20, ओहो 20, इसका मान 11 बटे इसका मान कितना है, वी आर का मान कितना है भैया 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 12, ये तुम्हारा होगा 9/12, 9/12। तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दो, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3/4। आई थिंक 3/4 जो है tan में 37 अंश का मान है। tan 37 अंश, आई बराबर कितना आ गया आपका 37 अंश। देखो सर आपको कैसे पता कि tan 35 का जो 3/4 क्या है उसका मान। देखिए भाई ये कॉन्सेप्ट पहले सिखाया हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखो आप यहाँ ऐसे लिख दो कि फाइव बराबर tan इनवर्स 3/4, आपका ये भी आंसर सही है। ठीक है, आई होप क्लियर। तो ये हमने दो तरीके से सवाल करा दी, एक तो पूरा एलसीआर का मान दिया रहेगा, एक वोल्टेज के रूप में दे रहेगा, दोनों सवाल हमने करा दी। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर कमेंट करना, कमेंट करना, कमेंट में फेंक के मारना सवाल का आंसर। देखो ये सवाल है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, निकालना है आपको, शक्ति गुणांक यानी कास फाई मैंने बताया है कैसे निकालेंगे, और धारा विभवांतर, ये है ग्राफ। कमेंट करें, जो बच्चा कमेंट करेगा सवाल का सही आंसर देगा
उसका मैं अगली वीडियो में उस विद्यार्थी का नाम लूंगा और वो विद्यार्थी बताएगा मैं कहाँ से हूँ, किस शहर से हूँ, मैं उसका नाम, शहर सब बताऊंगा। ठीक है, तो हम आपके इस आंसर का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।